नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूसीआई कराला लाइव पर। लास्ट क्लास में हमने प्रोनाउंस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उसी के आगे आज बढ़ेंगे। 40 तक हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया था वो यही था। तो प्रोनाउन के पूरे चैप्टर में जितने क्वेश्चंस अभी तक हमने डिस्कस किए हैं और सभी क्वेश्चंस जो अभी तक बचे हुए हैं, मैंने आपको बताया था कि एक एक क्वेश्चन एक एक कॉन्सेप्ट है अपने आप में। अगर आप एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझ लेते हैं तो मान के चलिए कि एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान पे दे रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया एक क्वेश्चन के थ्रू। तो चलिए बड़े ही जानदार और शानदार तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं आगे। क्वेश्चन को देखते हैं। There is no question of my failing in the CBSE examination. अब यहां जो क्वेश्चन है उसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत सिंपल है कि भाई कोई सवाल ही नहीं है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता किस चीज का कि मैं फेल हो जाऊं, मैं फेल हो जाऊं सीबीएसई एग्जामिनेशन में। ऐसा कोई क्वेश्चन ही सवाल ही पैदा नहीं होता, ये प्रश्न बोल रहा है ऐसा। अब एरर हमें ढूंढना है। जब ऑफ आता है, अब ऑफ के बारे में खास बात क्या है कि ऑफ क्या है, एक प्रेप यानी कि प्रेपोजिशन। अब और प्रेपोजिशंस हमारे पास क्या क्या हैं? हमारे पास जो मेन प्रेपोजिशंस होती हैं, जो ज्यादातर आप ये देखोगे कि रिपीट होती है प्रेपोजिशंस, वो है आपकी ऑफ, बट, बाय, विद, टू, एट, विदाउट। ये बहुत ज्यादा बार आपको दिख जाएंगे। अब मैं प्रेपोजिशन क्यों बता रहा हूं प्रोनाउन के चैप्टर में, समझिएगा। प्रेप के बाद जनरली जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आएगा, अब प्रेप के बाद जो भी वर्ड आएगा वो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट होगा माने मतलब बेसिकली जब भी प्रेपोजिशन का आप यूज करते हो तो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज बनता है। हम आगे डिस्कशन करेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस क्या होते हैं। फिलहाल के लिए आप मान के चलिए कि जो प्रेपोजिशन है और जो उसके बाद आने वाला वर्ड है बेसिकली वो नाउन या प्रोनाउन ही होता है। तो जनरली जो ऑब्जेक्ट का काम करने आएगा प्रेपोजिशन के बाद, या तो वो नेमिंग वर्ड होगा मींस नाउन, या फिर वो नेमिंग वर्ड को रिप्लेस करने वाला वर्ड होगा यानी कि प्रोनाउन। इनमें से कोई होता है। अब बहुत ही कम सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब प्रेपोजिशन के बाद मेन जो वर्ड आया, मुख्य जो शब्द आया है, वो जो वर्ड है वो एक वर्ब हो। अब वर्ब हो और वो भी प्रेप के बाद, तो ध्यान रहे प्रेप के बाद जो भी आएगा वेदर इट इज अ नाउन और अ प्रोनाउन, इट मस्ट बिकम एन ऑब्जेक्ट और इट मस्ट फंक्शन एज एन ऑब्जेक्ट। उससे ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है वो जनरली दी गई है नाउन्स को कि भाई आप जाओगे और अगर प्रेपोजिशन कोई है तो उसके ऑब्जेक्ट का काम करोगे, मीन्स प्रेपोजिशन के बाद बैठ जाओगे जाकर के। या फिर अगर नाउन बिजी है कहीं तो दूसरे भाई को यानी इसके अपडेटेड वर्जन को, प्रो वर्जन को, प्रोनाउन को बोल दिया जाएगा कि आप प्रेप के बाद जाओ। अगर ये दोनों में से कोई अवेलेबल ना हो, उपलब्ध ना हो, तो फिर यही जिम्मेदारी वर्ब को सौंप दी जाती है। कौन सी जिम्मेदारी वर्ब को सौंप दी जाती है कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट का काम करो, जाकर ऑब्जेक्ट के रूप में बैठ जाओ। लेकिन वर्ब फंस जाती है कि भाई मैं तो अकेली नहीं हूं ना, मेरे घर में तो 5 अलग अलग सदस्य हैं। 3 मेन फॉर्म्स होती हैं, सबको पता। वर्ब की 3 मुख्य रूप से वर्ब होती हैं, क्रियाएं होती हैं, फॉर्म्स होते हैं। V1, V2, V3, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। और 2 एडिशनल फॉर्म्स जो कि बेसिकली फॉर्म्स नहीं होती बट एडिशनल हम कह सकते हैं कि भाई फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आप लगाते हो तो उसकी आईएनजी फॉर्म या प्रोग्रेसिव फॉर्म आ जाती है। तो मेन 3 फॉर्म होती हैं और 2 एक्स्ट्रा फॉर्म जो हम बनाते हैं फर्स्ट में आईएनजी लगाकर या फर्स्ट फॉर्म में ही कभी एस तो कभी ईएस लगाकर, जैसे गो, गोज बन गया, WRIT, राइट, राइट्स बन गया, गो का गोइंग, आईएनजी और एसईएस से। तो जो V1 है वो और जो V2 है वो, जो V3 है वो, जो V आईएनजी है फर्स्ट में आईएनजी और जो V1 में एस या ईएस जोड़कर बनती है, ये सारी फॉर्म्स
वर्ब की। तो कहता है वर्ब के भाई मैं ऑब्जेक्ट बनने को तो तैयार हूं, बट मेरे तो देखा जाए तो तीन तो हम मुख्य रूप से हैं और दो एडिशनल भी हैं, इनको इनफ्लेक्शनल फॉर्म्स भी कहते हैं। तो इनफ्लेक्शनल फॉर्म्स या एडिड फॉर्म जो है हमारी, वो कहता है वर्ब के भाई ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, कैसे करें। तो बोला जाता है कि वर्ब की सभी फॉर्म्स में से सिर्फ और सिर्फ आईएनजी वाली को ये जिम्मेदारी दी जाती है। क्या जिम्मेदारी दी जाती है कि प्रैप के बाद ऑब्जेक्ट बन पाएगी। इससे हम ये सीखते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट बनने का काम वैसे तो नाउन या प्रोनाउन का या इक्विवेलेंट का है, और वही इक्विवेलेंट का मेनली काम यहाँ पर वर्ब भी कर सकती है। मतलब प्रैप के बाद ऑब्जेक्ट बनने का काम वर्ब भी कर सकती है, बट वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो वर्ब की फॉर्म्स में से ये वरदान सिर्फ और सिर्फ आईएनजी वाली फॉर्म को ही मिला है कि वो क्या बन सकती है जाकर के, वो जाकर के क्या बन सकती है, प्रैप के बाद जो भी आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट का काम या तो नाउन या प्रोनाउन या फिर वर्ब बनेगी, और वर्ब जो करेगी ऑब्जेक्ट का काम वो केवल उसकी आईएनजी फॉर्म। तो यहां पर जो एरर हो सकता था, जो कि हुआ नहीं, क्योंकि ऑफ एक प्रैप है और प्रैप के बाद हमारा जो मेन वर्ड है ऑब्जेक्ट का काम जो कर रहा है यहां पर वो है फेलिंग, और फेलिंग है वर्ब। और वर्ब की कौन सी फॉर्म है जो ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है, प्रेपोजिशन के बाद आ सकती है, वो है आईएनजी फॉर्म। तो इस सेंटेंस में आंसर हमारा है नो एरर। ठीक है, नो एरर का आंसर हमारा इस सेंटेंस में रहेगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं जी। जी देखिएगा, बहुत बढ़िया। He had come to know about my difficulties. He would have certainly helped. अब he had come to know about my difficulties. He would have certainly helped. इसमें जो गड़बड़ हो रखी है वो हो रखी है बेसिकली कि जो कनेक्टिविटी है वो मिस है कहीं ना कहीं। कैसे मिस है, अब ये कह रहा है ही हैड कम टू नो अबाउट माई डिफिकल्टीज, मेरी परेशानियों के बारे में उसे पता लग चुका होता। मतलब ऐसा वो अज्यूम कर रहा है कि अगर ऐसा हो चुका होता, अगर मेरी परेशानियों के बारे में उसे पता लग चुका होता, तो ही वुड हैव सर्टेनली हेल्प्ड, तो वो जाहिर तौर पर, निश्चित तौर पर मदद कर चुका होता अभी तक। तो एरर क्या बनता है, देखिए एरर ये बनता है कि यहां कहीं ना कहीं एक कंडीशन बन रही है ही से लेकर डिफिकल्टीज तक। ये कह रहा है इफ दिस हैड हैपेंड, अगर ये हो चुका होता, तो आगे कहता है कि दैट वुड हैव हैपेंड। तो फिर कहता है कि अगर ये हो चुका होता तो कोई और एक्शन है वुड हैव हैपेंड, वो एक्शन भी हो चुका होता। दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, दोनों में ये कहानी है कि भाई अगर कोई एक काम हो चुका होता तो कोई दूसरा काम भी हो चुका होता। माने हम बात कर रहे हैं कंडीशन प्लस कॉन्सिक्वेंस की, कंडीशन और कॉन्सिक्वेंस की। कंडीशन फुलफिल होगी तो कॉन्सिक्वेंस ही आएगा। ठीक है, कंडीशन पे है सब कुछ। तो यहां जो एरर है वो बन रहा है कि यहां जो ही है इसके पहले आपको इफ का यूज करना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा इफ ही हैड कम टू नो अबाउट माई डिफिकल्टीज। स्टार्टिंग में जो वर्ड आएगा वो इफ आएगा। तो प्रोनाउन से कंसर्न नहीं करता ये क्वेश्चन, ये फैक्ट है, बट ये कंडीशनल सेंटेंस में जरूर बिलोंग करेगा, कंडीशनल सेंटेंस में बिलोंग करेगा। ये प्रोनाउन से कोई कंसर्न नहीं रखता, बट इसमें एरर यही था। इफ ही हैड कम टू नो अबाउट माई डिफिकल्टीज ही वुड हैव सर्टेनली हेल्प्ड, अगर उसे मेरी डिफिकल्टीज के बारे में पता लग जाता, पता चल जाता, तो जाहिर तौर पर अवश्य ही वो मेरी सहायता कर चुका होता। ये इसकी सेंस यहां से आ रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। जी देखिएगा,
मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद आर कॉलीग ही विल अटेंड द मीटिंग। इसमें एरर ये है, जैसे अगर मैं लिखूं राकेश माय फ्रेंड इज गोइंग टू स्कूल। इसमें अगर आप समझें, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, राकेश मेरा दोस्त है, स्कूल जा रहा है, सही बात है भाई, स्कूल जाना चाहिए, अच्छी बात है। आप स्कूल जाएंगे, फिर कॉलेज जाएंगे, एजुकेशन पे काम करते रहेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा वर्ड बीच में आया, माय स्कूल, माय फ्रेंड, ये एक्स्ट्रा है, बट सब्जेक्ट कौन है? राकेश। तो हम पढ़ेंगे राकेश इज गोइंग टू स्कूल। अब राकेश कौन है? राकेश मेरा मित्र है। गड़बड़ ये हो रही है कि यहाँ पर एग्जामिनर एक्स्ट्रा वर्ड डाल देता है। मतलब इसको अगर गलत करके देना है तो ऐसे कर देगा, राकेश माय फ्रेंड ही इज गोइंग टू स्कूल। अब ये गड़बड़ हो गई यहाँ पर। क्या एक्स्ट्रा नहीं आना था? क्या नहीं आना था? एक्स्ट्रा, ये नहीं आना था भाई एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा गड़बड़ हो गई, नहीं आना था। दिस वन, ये नहीं आना। अब क्या गलत है भाई? सब्जेक्ट आपके पास राकेश है तो उसे हेल्पिंग और मेन वर्ब दे देंगे, ऑक्सिलरी दे देंगे, इज गोइंग, तो इसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। यही यहाँ पर है, मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद आवर कॉलीग विल अटेंड द मीटिंग। मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद जो है हमारे कॉलीग हैं, वे मीटिंग को अटेंड करेंगे। तो यहाँ ही की जरूरत नहीं है हमें, ये गलत दे दिया गया है, इसकी जरूरत नहीं, सीधा पढ़ेंगे मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद, ये कॉमा आ गया, इसका मतलब विल अटेंड द मीटिंग, ये बीच में एक्स्ट्रा डाल दिया, जैसे मैंने बीच में माय फ्रेंड को डाल दिया था। तो ऐसे एक्स्ट्रा प्रोनाउन हम कभी भी यूज नहीं करते हैं, अगर करेंगे तो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। देखिए, ईच स्टूडेंट वॉज गिवन अ बंच ऑफ ग्रेप्स। तो बढ़िया बात है, स्टूडेंट को मिल रहे हैं अंगूर, विच प्लीज देम वेरी मच। अब बताओ, हर एक बच्चे को अंगूर मिल रहे हैं तो खुश तो होगा, जाहिर सी बात है। बट प्रॉब्लम हो गई कि सेंटेंस गलत हो गया। बच्चा तो खुश हो गया सेंटेंस को पढ़ करके, हाँ अंगूर मिलने वाले हैं, बढ़िया है, बट हमारा सेंटेंस गड़बड़ हो गया। अब गड़बड़ क्या है? देखो, इसमें प्रोनाउन क्या है? देम। अब देम आता कहां से है? देम ऑब्जेक्टिव है, किसका ऑब्जेक्टिव है? दे का। अब दे यहां पर या तो दे की वैल्यू हो, या तो खुद दे आया हो, या फिर दे की वैल्यू आई हो। दे की वैल्यू से मेरा मतलब प्लूरल की बात हुई हो, द स्टूडेंट्स, पीपल, द टीचर्स, कुछ भी प्लूरल आया हो, बहुवचन आया हो, उसकी वैल्यू दे होती, फिर देम आता। यहां तो बात हो रही है स्टूडेंट, और स्टूडेंट की वैल्यू अगर मैं ऐसे समझूं, ही हो सकती है, दे। स्टूडेंट तो सिंगुलर लिखा है तो दे तो हो नहीं सकती, फिर क्या होगी? ही होगी। और इसका मतलब ये जो पूरा बता रहा है, ये सेंस दे रहा है ही की। तो ही वॉज गिवन अ बंच ऑफ ग्रेप्स विच प्लीज्ड। अब ही को दिया तो सब थोड़ी खुश होंगे, ही अकेला खुश होएगा, तो इसका मतलब यहाँ क्या आना था? हिम। तो अगर इसे ऐसे समझ लिया जाए, थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखिएगा, ईच प्लेयर इज वर्किंग टू सेव them from the burden of homework. Each player is working to save them from the burden of homework. अब इसमें देखा जाए तो जो सब्जेक्ट है वो तो प्लेयर है, ईच प्लेयर है। ईच प्लेयर की जो वैल्यू दे तो है नहीं, ही है। ही इज वर्किंग टू सेव, ये कहां से आ गया? तो ही इज वर्किंग टू सेव हिम, तो खुद की बात करेगा ना, ही में तो हिम आएगा। आई होता तो माई आता, या मी आता, ऑब्जेक्टिवली हम बात करें तो मी आता। शी होता तो हर होता,
वी होता तो अस ऑब्जेक्टिवली होता। तो यहां गड़बड़ी हो गई कि स्टूडेंट जब आएगा जो कि ही की वैल्यू रखता है, उसके लिए आप देम का यूज नहीं कर सकते। देम कब आता? जब यहाँ स्टूडेंट्स होता, और अगर स्टूडेंट्स होता तो ईच नहीं आता, फिर सीधा द स्टूडेंट्स, फिर वोज नहीं वर होता, तो बहुत सारी चीजें चेंज होती। तो यहां गड़बड़ थी कि देम की जगह हिम आना है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, देखिएगा। लास्ट समर शी वेंट टू हर ब्रदर इन लॉज विलेज एंड एंजॉयड वेरी मच। जो पिछली गर्मियां थी, शी वेंट, वह गई, टू हर ब्रदर इन लॉज विलेज, अपने ब्रदर इन लॉ के गांव गई, एंड एंजॉयड वेरी मच। अब शी एंजॉयड वेरी मच, ये तो ठीक है, लेकिन गड़बड़ ये हो गई कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, themselves, ourselves, ourselves होगा, और herself, himself, ये सब होते हैं। अब इसमें गड़बड़ क्या होगी, देखिए। हम कहते हैं सेंटेंस यू से योर सेल्फ बनता है, जैसे यू एंजॉय योर सेल्फ, ये सेंटेंस आपने बहुत सुना होगा, एंजॉय योर सेल्फ। इंजॉय योर सेल्फ में हमें क्या, जो सुन के भी हम नहीं समझ पाए, वो जो समझना था कि इंजॉय के बाद आया इंजॉय योर सेल्फ। कब? जब आप सामने वाले को बोल रहे थे, आप इधर थे, कोई इधर था, और आप उसे बोल रहे थे कि भाई जाओ और खुद जाकर के मजे करो। तो ये बात जब आपने इसे बोली है तो एंजॉय योर सेल्फ, तो क्योंकि ये आपके लिए यू था, तो यू के अकॉर्डिंग एंजॉय के बाद योर सेल्फ आया। लेकिन जब सब्जेक्ट दे रखा हो, जैसे शी सब्जेक्ट दे रखा है, और फिर एंजॉय बाय प्रेजेंट पास्ट इसमें भी आए, तो एंजॉय के बाद भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेल्फ या सेल्स वाला वर्ड आएगा, रिफ्लेक्सिव आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे हर सेल्फ। क्यों लिखेंगे? क्योंकि सब्जेक्ट है शी। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, दे ऑलवेज एंजॉय themselves at the party। यहां अगर मैंने आई लिख दिया तो फिर माई सेल्फ, यहां मैंने शी लिख दिया तो फिर हर सेल्फ। इस तरीके से काम करते हैं। तो जब आपको लगे कि एंजॉय करके वर्ब आई है, ये वाली जो वर्ब है एंजॉय या अवेल, एंजॉय वर्ब हमेशा अपने बाद रिफ्लेक्सिव लेती है। अब रिफ्लेक्सिव का मतलब है SELF या SELVES वाला कोई भी शब्द, सेल्फ या सेल्व्स वाला कोई भी शब्द। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ही एंड आई हैव डन। अब देखो, ये व्यक्ति है ही और ये व्यक्ति है आई, ठीक है। दोनों ने मिलकर, मतलब ही मतलब वह, और यहां मैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं उसने और मैंने मिलकर, मतलब दोनों ने किया डैश का काम किया। उसने और मैंने मिलके मेरा काम किया, उसने और मैंने मिलके उसका काम किया, उसने और मैंने मिलके तुम्हारा काम किया, उसने और मैंने मिलके हमारा काम किया, उसने और मैंने मिलके उनका काम किया। अगर आप इसे समझ पाए तो सेंटेंस सोल्व हो जाएगा। तो हम ये कहता है कि उसने और मैंने मिलके किसका काम किया। अब काम उसका भी है और मेरा भी, मतलब दोनों हम मिलके कर रहे हैं, तो उसका भी काम है, मेरा भी है। तो जो मेरा और सामने वाले का दोनों का है, तो वो क्या हो गया, हमारा। और हमारा मतलब और, तो यही यहां पर गड़बड़ थी कि भाई ही एंड आई हैव डन, वह और मैं कर चुके हैं, किसका काम, मिलकर के किया। तो वो उसका भी नहीं, मेरा भी नहीं, है तो सब दोनों का ही था। तो क्या था, यहां पर क्या आना चाहिए था,
आर आना चाहिए था, आर वर्क, सॉरी इधर आर, माई की जगह आर वर्क। हाँ जी, ये इसमें एरर था, तो आपका आंसर आ गया पार्ट 3। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं जी। Neither of the two daughters loves their mother for her unkind and cruel behavior. अब देखो, neither of the two, अब हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझा था। एक था either of, either of का मतलब था दो में से कोई भी एक। फिर था any one of, any one of का मतलब दो से ज्यादा में से कोई भी एक। फिर था neither of, नीदर ऑफ का मतलब था दो में से एक भी नहीं, कोई एक भी नहीं। फिर था नन ऑफ, दो से ज्यादा में से कोई एक भी नहीं। फिर था ईच ऑफ, दो में से हर एक या दो से ज्यादा में से हर एक, दोनों के लिए ईच ऑफ आता। फिर था एवरी ऑफ, ये सिर्फ दो से ज्यादा में से हर एक को ही बताता था। तो इसका मतलब था इधर ऑफ का मतलब दो में से कोई भी एक, एनी वन ऑफ का मतलब था कोई भी एक दो से ज्यादा में से, नीदर का मतलब था दो में से एक भी नहीं -1, नन का मतलब दो से ज्यादा में से एक नहीं -1, ये भी था लेकिन ये ज्यादा की बात करता है। ईच का मतलब हर एक, मतलब एक एक करके सबके सब, और एवरी का मतलब भी था एक एक करके सबके सब, लेकिन एवरी दो से ज्यादा में ही आता था, और ये दो से ज्यादा में भी और दो में भी। हमने पूरा कॉन्सेप्ट किया हुआ है, आप वीडियोस देख सकते हैं। तो इसमें हमने समझा था कि जब भी ये यूज होंगे, खास करके हम क्वेश्चन में बात करें नीदर की, तो दो में से, इसका जो मीनिंग था दो में से कोई एक भी नहीं, दो में से कोई एक भी नहीं। तो इसमें जब आप देखोगे, नीदर ऑफ द टू डॉटर्स लव्स देयर मदर फॉर हर अनकाइंड एंड क्रूअल बिहेव। तो नीदर ऑफ द टू गर्ल्स मतलब लड़कियों में से एक भी नहीं प्यार करती है अपनी माँ को। अब यहां जो ये देयर आया, ये तो तब आता, देयर कब आता, देखो जब आई हो तो माई आता है, वी हो तो आर आता है, दे हो तो देयर आता है, या फिर दे की जगह प्लेयर्स, बॉयज, गर्ल्स, बहुवचन प्ले कुछ भी हो तब देयर आता है, और शी हो तो हर आता है। तो सोचने वाली बात है कि यहाँ हमारा सब्जेक्ट डॉटर्स तो है ही नहीं, हमारा सब्जेक्ट है नीदर ऑफ द टू डॉटर्स, मतलब दो लड़कियों में से कोई एक भी नहीं, एक भी नहीं मतलब -1, -1 क्या, -1 गर्ल, गर्ल इज इक्वल टू शी। तो वैल्यू जो है यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू निकली है, वो क्या निकली है, एक लड़की भी नहीं, यानी कि -1 लड़की, गर्ल, शी। तो शी के हिसाब से यहां पर क्या आना चाहिए था, हर आना चाहिए था। देयर तो तब आता जब सब्जेक्ट नीदर ना होता, ऑफ भी ना होता, सीधा टू डॉटर सब्जेक्ट होता, फिर वर्ब भी आपकी प्लूरल आती, लव आता। तो नीदर ऑफ में आपने समझना है, नीदर ऑफ हमेशा -1 की वैल्यू देता है। अब -1 तो हो गया, लेकिन -1 किस में से, डॉटर्स में से। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि भाई नीदर ऑफ द टू बॉयज, अब लिखने को तो मैंने बॉयज लिखा, लेकिन वैल्यू क्या है, नीदर ऑफ द टू बॉयज की वैल्यू है -1, -1 मतलब -1 बॉय, एक लड़का भी नहीं। तो फाइनली बॉय सिंगुलर है और बॉय की वैल्यू ही होगी, तो वहां ही जाता, और वहां यहां से हमने निकाला तो शी के हिसाब से हर आया। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिएगा, डज सोहन बिलीव दैट दे हैव ब्लेम्ड अस फॉर द एक्सीडेंट स्पेशली यू एंड आई। अब देखो, डज आया, डज क्या है, एक सिंगुलर वर्ब, डज एक वर्ब है, वर्ब वो जो सिंगुलर सब्जेक्ट सोहन के लिए आई है। इसके बाद कहता है बिलीव दैट दे, अब देखो ध्यान से, दे प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव कैसी वर्ब है, हैव प्लूरल वर्ब है। सब्जेक्ट सिंगुलर था सोहन, तो सिंगुलर वर्ब आई डज, सब्जेक्ट प्लूरल था दो दे, तो प्लूरल वर्ब हैव आ गई। अब समझो, आज तो भाई ऑब्जेक्ट हो गया, इसका कोई लेना देना नहीं सिंगुलर प्लूरल वर्ब से। फॉर द एक्सीडेंट स्पेशली यू एंड आई, अब देखो यहां गड़बड़ ये हो रखी है,
कि जब फोर आता है, फोर या कोई भी प्रैप के बाद मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि फोर के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। यहां जो यू है ये ऑब्जेक्ट है। क्यों है? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग कोई वर्ब तो आ ही नहीं। देखो सब्जेक्ट जितने होंगे, जितने सब्जेक्ट उतनी उनके लिए हेल्पिंग या मेन वर्ब आएंगी। यहां इस पूरे सेंटेंस में एक सब्जेक्ट था सोहन, तो उसके लिए डज वर्ब आ गई। सब्जेक्ट हुआ दे, हैव वर्ब या ब्लेम्ड वर्ब आ गई। लेकिन कहानी खराब हो गई कि यू सब्जेक्ट अगर है तो इसकी वर्ब कहाँ है? इसका मतलब ये सब्जेक्ट नहीं। अब एग्जामिनर ने यू ही क्यों दिया कंफ्यूज करने के लिए? क्योंकि यू ही एक ऐसा प्रोनाउन है, बहुत सारे प्रोनाउंस में से ये भी ऐसा ही प्रोनाउन है जिसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म बिल्कुल सेम है, स्पेलिंग शक्ल सेम है। तो यहां ये ऑब्जेक्ट दे दिया ताकि हम इसे सही मान ले, लेकिन ये गलत है। यहां पर आई नहीं, यहां पर मी आएगा। कारण क्या है कि ये ऑब्जेक्ट है और कंजंक्शन जोड़ता है बराबरी में। तो आई जो कि सब्जेक्टिव केस था वो ना आकर के मी जो कि ऑब्जेक्टिव केस है आएगा। ये गड़बड़ थी। तो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। व्हेन विनय कम्स बैक फ्रॉम वेकेशन, मिस्टर मिश्रा एंड मी विल प्लान। अब देखो ध्यान से समझो, बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है यहाँ पर। विल प्लान ये क्या हुई? वर्ब। विल प्लान क्या हुई? वर्ब। अब वर्ब के लिए कौन आता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन कौन हो गया? एक तो मिस्टर मिश्रा, एंड से जुड़े हुए एक सब्जेक्ट, और दूसरा क्या होना था? सब्जेक्ट। लेकिन मी तो क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो गलत है। तो हमें चाहिए सब्जेक्ट, वो कौन होगा? आई। यहां पर तो क्या होगा? मिस्टर मिश्रा एंड आई विल प्लान। तो आंसर आ गया आपका पार्ट 3 गलत था। मी, क्योंकि वर्ब के पहले आता है उसका सब्जेक्ट। मिस्टर मिश्रा भी सब्जेक्ट था, मी भी सब्जेक्ट होना चाहिए था, जो कि नहीं था। तो आई जो कि सब्जेक्टिव है मी का, वो हमें यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास वो थोड़े थोड़े अलग है, मतलब पार्टीशन नहीं है उनमें, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं, जल्दी अप्रोच करने वाले क्वेश्चंस हैं। देखिए, मुकेश एंड मी आर गोइंग। तो देखो सेंटेंस में एक्शन चल रहा है, यानी कि वर्ब है गोइंग। काम को करने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट। मी कौन सा केस है? ऑब्जेक्ट। तो गलत यही हुआ, इसकी जगह क्या आना था? आई। इतना सिंपल है भाई। काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है, ये सबको पता है। सब्जेक्टिव केस जिसको हम डूअर ऑफ या परफॉर्मर ऑफ एक्शन भी कहते हैं, डूअर ऑफ एक्शन। तो यहाँ गोइंग का काम हो रहा था, कौन कौन कर रहा था? मुकेश कर रहा था, ठीक है जी। साथ में कौन कर रहा था? जो भी कर रहा था उसका क्या होना जरूरी है? सब्जेक्ट। और हमको तो पता है ना, आई सब्जेक्ट होता है, मी तो उसका ऑब्जेक्ट होता है। मी तो ऑब्जेक्ट है, इसलिए मी की जगह आई। नेक्स्ट, ही डिड नॉट लाफ एट यू। अब एट की वैल्यू क्या है? अभी अभी हमने डिस्कशन किया था। एट क्या है? एक प्रैप है जी, प्रपोजिशन है। और प्रपोजिशन के बाद कौन आता है? ऑब्जेक्ट, यानी यू हो गया ऑब्जेक्ट। एंड ने जोड़ा है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए था? ऑब्जेक्ट। लेकिन आई क्या है? सब्जेक्ट, तो हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। ये बहुत बेसिक सी बात थी कि आई सब्जेक्टिव केस है, और क्योंकि प्रैप आया तो प्रैप के बाद जो आते हैं वो ऑब्जेक्ट होने चाहिए, तो मी आएगा, आई गलत है। लेट यू एंड शी डांस टुगेदर। मान लो एक सेंटेंस आपको मैं अलग से देता हूं, लेट डैश गो। लेट डैश गो। तो अगर ये सेंटेंस मैं आपको छोटा सा दूं कि भाई एग्जांपल है लेट डैश गो, और ऑप्शन दूं आई और मी, तो मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं करेगा इसको। लेट आई गो या लेट मी गो, सबको पता है लेट मी गो होता है। और अगर इसको भी कोई गलत कर दे, कोई महानुभाव हो हमारे बीच, ऐसा नाना प्रकार के लोग होते हैं धरती पर, कुछ तो समझते हैं कि हम इंसान है बट है भी नहीं। चलो, अगर इंसानों की बात करी जाए तो देखो, लेट अस गो या लेट वी गो, ये तो सबने सुना, लेट अस गो, लेट्स गो। तो अस और वी में फर्क, अस ऑब्जेक्ट होता है और वी सब्जेक्ट। आई सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट। इससे हमने क्या समझना है कि भाई जब भी लेट का यूज होगा ना, लेट जो वर्ब है, लेट जो वर्ब है उसके बाद जो भी आएगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। तो सीधी सी बात है, यहां पर आंसर क्या आएगा? लेट अस। तो लेट के बाद जो आ रहा है वो कौन है? ऑब्जेक्ट है। और बराबरी में जोड़ेगा तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए था, और शी क्या है? सब्जेक्ट। तो यहां पर इसका ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? हर। ये गड़बड़ थी। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा।
माई सन लुक्स लाइक आई। अब देखो, ये जो लाइक है ये प्रेपोजिशन, और प्रेप के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। और आई कौन सा केस है? सब्जेक्ट। तो आई की जगह इसका ऑब्जेक्टिव आएगा, क्या होगा? मी। ये इसमें एरर था। ये वो चीजें हैं जो रिपीटेडली पूछी जाती हैं, पूछी जाएंगी हमेशा। प्रोनाउन का जो चैप्टर है वो अपने आप में सिर्फ एक चीज पर बेस्ड है कि आप कौन से केस को कहां यूज करोगे। कौन से केस का मतलब आपकी प्रॉपर्टी के केस की नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस की। तो ये आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस कहाँ क्या लगना है, उसी पे सारी चीजें डिपेंड करेंगी। पढ़िएगा नेक्स्ट सेंटेंस को। देखिएगा, डिवाइड दिस एप्पल्स बिटवीन यू एंड। अब फिर से वही बात है, देखो डिवाइड क्या है? इस सेंटेंस की मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद जो आ रहे हैं वो भाई साहब कौन है? ऑब्जेक्ट है। वो भाई साहब कौन है? ऑब्जेक्ट है। वो भाई साहब कौन होने चाहिए? ऑब्जेक्ट। लेकिन आई तो सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा? मी आएगा। फिर एवरी वन बट ही नोज, फिर से वही है। देखो, एवरी वन बट ही नोज। अब बट की वैल्यू क्या है? बट की वैल्यू है प्रेप। बट की वैल्यू है प्रेपोजिशन है ये। और प्रेप के बाद कौन आता है? सब्जेक्ट आता है सर। नहीं भाई, ऑब्जेक्ट आता है। तो यहां इसकी जगह, ही की जगह किसे लिखेंगे? हिम। और ये हमने शुरुआत से अभी तक सीखने की फुल कोशिश करी है। दोनों में फर्क क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की जरूरत होगी ही आएगा, ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी हिम आएगा। तो यहां पर ये गड़बड़ थी। आगे बढ़ जाते हैं, देखिएगा। टॉकिंग शी इज प्लीजेंट, यहां गड़बड़ क्या है? एक तो थोड़ी सी यहां पर टू की गड़बड़ है। एक तो हम टू लिखेंगे सबसे पहले, तो यहां पर टू लिखा जाएगा, टॉकिंग टू। अब उसके बाद जो एक्चुअल एरर है वो आ जाएगा कि टॉकिंग टू, टू की वैल्यू क्या है? टू भी एक प्रेप है, यानी प्रेपोजिशन। प्रेप के बाद कौन आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा? शी का हर। टॉकिंग टू हर इज प्लीजेंट। प्लीजेंट क्या है? उससे बात करना। तो टू प्रेप, प्रेप के बाद शी था, शी सब्जेक्ट है, प्रेप के बाद ऑब्जेक्ट था। तो देखो यही बात कितनी बार रिपीट हो गई है। प्रेपोजिशन है, हाँ जी, उसके बाद कौन आएगा? ऑब्जेक्ट। प्रेप के बाद ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस। यही बात पर रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जा रहे, तो आप सोच के देखो, आइडिया लगाओ, ये वाला पॉइंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जो रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछा गया, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। ही रिक्वेस्टेड आई टू गो देयर। अब फिर से वही बात है, देखो ये क्वेश्चंस मैंने स्पेसिफिकली डिजाइन करे हैं ताकि आप ये चीज हमेशा के लिए याद कर लो, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाए कि भाई वर्ब के बाद या प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। ही रिक्वेस्टेड मी होना चाहिए, ना कि ही रिक्वेस्टेड आई होना चाहिए। स्टार्टिंग में हमने सीखा था मेन वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्टिव आता है। ये छोटे छोटे प्रश्न बनाने का पर्पस यही है। ये वाले जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी, जो हमने शुरू किए हैं जिनमें पार्टीशन नहीं है, ये प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं है। ये मैंने पर्सनली डिजाइन करे ताकि आपको पूरे चैप्टर का निचोड़ मिल जाए एक ही बार में, ज्यादा मशक्कत मेहनत ना करनी पड़े। सिर्फ इसलिए ये क्वेश्चन मैंने बनाए। रेखा इज एज ब्यूटीफुल एज, देखो जब बात हो रही है रेखा की, और रेखा सेंटेंस में क्या बना हुआ है? सब्जेक्ट। रेखा सेंटेंस में क्या बना हुआ है? सब्जेक्ट या सब्जेक्ट, बनी हुई नहीं है, सब्जेक्ट बना हुआ है। रेखा एक वर्ड है, हम रेखा की पर्सनली बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे रेखा इज जस्ट अ वर्ड, ठीक है, पर्सनलाइज नहीं होंगे। और यहां जिससे भी हम उसको तुलना करके कह रहे उतनी ही सुंदर है, यानी कि रेखा ये जो शब्द है जिसके नाम को डिनोट करा उसकी बात करें, वो इतनी ही सुंदर है जितनी कोई और लड़की है। तो कोई और लड़की क्या होनी चाहिए? शी क्यों होनी चाहिए? तुलना किसकी हो रही है? इसकी। रेखा, रेखा एक शब्द है और ये अपने सब्जेक्टिव केस में है। रेखा शब्द अपने सब्जेक्टिव में, तो जिसके साथ इसकी तुलना होगी वो भी किसमें होना चाहिए? सब्जेक्ट। लेकिन हर क्यों क्या होता है? शी का ऑब्जेक्ट होता है। हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से, तो हम लिखेंगे शी, ना कि हर। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिएगा। अमेरिका इज अ कंट्री, शी इज वेरी बिग। अब इसमें क्या गड़बड़ हुई है?
अब यहां अमेरिका आ गया, इज अ कंट्री, शी इज वेरी गुड। अब यहां हम कंट्री को डिनोट कर रहे हैं, अमेरिका एक देश है, वह बहुत बड़ा है। क्यों भाई? यहां अगर मैं इसे रिलेट करूं तो मैं कहूं अमेरिका इज अ कंट्री विच इज वेरी बिग, अमेरिका एक देश है जो बहुत बड़ा है। तो जो की सेंस में आप जोड़ेंगे तो विच आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने हु, विच, दैट, व्हाट, हुम ये सब किए थे। नेक्स्ट है यू, आई एंड ही आर फ्रेंड्स। ये है सीक्वेंस का क्वेश्चन। हमने सीखा था कि अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउंस आते हैं तो वो जो प्रोनाउंस होंगे उनका जो सीक्वेंस है, या तो सेकंड पर्सन यानी कि यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, अदर, और फर्स्ट पर्सन आई और वी में से ऐसे होंगे, या फिर फर्स्ट पर्सन पहले, सेकंड उसके बाद और थर्ड उसके बाद ऐसे होंगे। तो फिर ये दोनों में ही क्या भेदभाव था? ये भेदभाव ये था, ये आएगा नॉर्मल बातचीत जब हो रही होगी। अगर सेंटेंस पढ़ने के बाद, अगर वाक्य रीड करने के बाद आपको वो लगता है कि सेंटेंस में जो एक्शन हुआ है वो नॉर्मल है, आम बातचीत हो रही है, तो आप सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन को लिखेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि भाई इसमें तो कोई गिल्टी सेंस है, किसी को फांसी पे चढ़ाया जा रहा है, ठीक है, किसी को सूली पे लटकाया जा रहा है, तो फिर फर्स्ट पर्सन पहले, फिर सेकंड पर्सन और बाद में थर्ड पर्सन, ये वाली बात यहाँ पर लागू होती है। अब सेंटेंस है यू, आई एंड ही आर फ्रेंड्स। तो भाई फ्रेंड्स होना तो एक नॉर्मल बात है, अच्छी ही बात है। फ्रेंड्स होना तो नॉर्मल है, मतलब ऐसा थोड़ी आपने किसी को कहा कि हम दो मित्र हैं, अच्छा मित्र हो, इनको फांसी पे लटका दो। मित्र कैसे हो सकते हैं? फ्रेंड्स तो हो नहीं सकते। तो गुनाह नहीं है, वो कोई क्राइम नहीं कर दिया आपने, ठीक है। तो यू, आई एंड ही, अब होना चाहिए था नॉर्मल बातचीत में पहले यू, फिर ही और फिर आई, लेकिन है क्या? पहले यू, ये तो ठीक है, फिर होना चाहिए था ही जो कि बाद में हो गया, और फिर आई। तो इन दोनों को अपनी अपनी जगह चेंज करनी पड़ेगी। तो इसे हम जब हम लिखेंगे तो कंप्लीटली ये क्या लिखा जाना चाहिए? यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, पूरा सेंटेंस ये बनेगा, तब जाकर के ये करेक्ट माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आई एंड ही रेड द महाभारत। इसमें हमने एक और चीज सीखी थी कि हो सकता है तीनों पर्सन ना हो, कोई दो आ जाए, तो दो में पेयर कैसे बनेगा? पहले का दूसरे के साथ, पहले का तीसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ। मतलब एक तो बन सकता है 23, एक बन सकता है 21, एक बन सकता है 31, ऐसे बन सकते हैं। तो इनके हिसाब से देखा जाए तो आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। ही कौन सा पर्सन है? थर्ड। ये तो बन गया 13, बनना चाहिए था 31। 31 बनना चाहिए था, 13 बन गया, तो 13 तो गलत बना, यानी कि इसकी जगह इसे और इसकी जगह इसे लिखेंगे। तो क्या लिखा जाएगा? ही एंड आई रीड दी महाभारत, तब जाके ये करेक्ट होगा। तो ये हिस्सा इसका गड़बड़ था। आगे बढ़ते हैं जी। आई एंड यू अटेंड द क्लास एवरी डे, वही बात फिर से आ गई। होना क्या चाहिए था? क्लास अटेंड करना तो अच्छी बात है ना, आपके फ्रेंड सर्कल में आप जब बैठते उठते हैं, बातचीत करते हो, तो क्लास अटेंड करना तो एक पॉजिटिव बात है। या आपका फ्रेंड आपको ग्रुप से निकाल देता है और बाकी सारे फ्रेंड्स भी कहते हैं अरे तूने क्लास कैसे ले ली, तू अब हमारे ग्रुप का हिस्सेदार नहीं है, मेंबर नहीं है, तू तो पढ़ाकू हो गया। और अगर ऐसा कोई फ्रेंड है भी तो उसको छोड़ दो, आपके लिए ठीक नहीं है वो अपने लिए भी ठीक नहीं, अल्टीमेटली खुद ही वो बर्बाद हो जाएगा। ऐसे पढ़ाई से हटाने वाला ना तो खुद के लिए अच्छा है ना सामने वाले के लिए। तो क्या होना चाहिए? यू एंड आई अटेंड द क्लास एवरी डे, हर दिन, रोजाना, प्रतिदिन आप और मैं कक्षा अटेंड करते हैं। हिंदी में चाहे मैं और आप लिखें, बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंग्लिश में पहले सेकंड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन। क्यों? क्योंकि जो सीक्वेंस हमने सीखा था नॉर्मल सेंस की बातचीत के लिए वो है 2 3 1, जिसमें 2 और 3 है, 3 और 1 है, फिर 2 और 1 है। इन्हीं में से कोई ना कोई, तो यहाँ पर हमें 2 1 हमारे को मिला था, जो कि गलत मिला था, वो मिला था
1 और 2 जो कि गलत हुआ, तो हमने उसे 2 और 1 बनाया जो कि करेक्ट होता है। अब नेक्स्ट पे देखते हैं यू ही एंड आई। तो भाई यू कौन सा पर्सन, सेकंड, और ये कौन सा पर्सन, थर्ड ही, और ये कौन सा, ये तो सही होता है। जब भी सेंटेंस में नॉर्मल बातचीत होती है, नॉर्मल मीनिंग होती है, नॉर्मल सेंस, तो भाई 2 3 1 यूज करते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आगे जैसे हम पढ़ते हैं रॉबर, रॉबर्स होना अच्छी बात थोड़ी है, ये नॉर्मल बात थोड़ी है। कोई माँ अपने बच्चों को ऐसे करके थोड़ी पालती, बेटा दूध पी, दही खा, मजे कर, बड़े होकर तुझे डाकू चोर लुटेरा बनना है, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये तो एक नेगेटिव बात हो गई। और जब नेगेटिव की बातचीत होती है तो हमें पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि 1 2 3 का सीक्वेंस फॉलो करते हैं, जिसमें 1 2 2 3 और 1 3, ये 3 पैटर्न बनते हैं। अगर कोई दो है तो, तीनों है तो भाई 1 2 3 बनेगा। तीनों तो इसमें तीनों ही पर्सन दे रखे हैं, तो गड़बड़ यही हो गई। होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था आई यू एंड ही आर रोबर्स, तब जाके सही होगा। यू एंड आई आर सिनर्स। सिनर्स तो बहुत अच्छे इंसान होते हैं, बहुत, मैं इनको मानता हूं कि बहुत खतरनाक लोग होते हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं होते भाई, पापी लोगों को कहते हैं जो पाप करते हैं इंटेंशनली, जानबूझ के। जो तो पापी हो गए, नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव में तो 1 2 2 3 और 1 3। हमारे पास क्या बन रहा है, 2 और 1, होना क्या चाहिए था 1 और 2, तो इसका मतलब गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने क्या करना पड़ेगा, यू एंड आई ये करना पड़ेगा, ये इसकी जगह, ये इसकी जगह ले लेगा, तब जाके करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। ईदर ऑफ दीज 4 बुक्स इज यूजफुल, समझने वाली बात है बहुत। ये कहता है ईदर ऑफ दीज 4। हमने सीखा ईदर कब आता है, जब बात हो दो की। इसमें बात हो रही है दो से ज्यादा की, 3 4 5 6 7 जितना भी हो, दो से ज्यादा है। दो से ज्यादा की बात होने पर हम लिखते हैं एनी वन, एनी वन। तो इसमें एरर ये आ गया कि ईदर गलत था, ईदर के स्थान पर एनी वन ऑफ आना चाहिए। तो ये गड़बड़ यहां पर थी, हमें याद भी होना चाहिए, मैंने आपको बताया भी है कि भाई जब भी आप बात करते हो ईदर की, ईदर की बात होती है तो दो में से एक, और जब बात होती है एनी वन ऑफ की या एनी वन की तो दो से ज्यादा में से एक। बात होती है नीदर की, बात होती है नीदर की, तो नीदर का मतलब होता है दो में से -1, एक भी नहीं। बात होती है नन की, तो नन कब आएगा, जब दो से ज्यादा में से -1, एक भी नहीं, इस तरीके से। तो यहां पर हमने जब देखा चार की बात, यानी दो से ज्यादा की बात हो, तो इधर आ ही नहीं सकता, एनी वन ऑफ सही उत्तर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं एनी ऑफ दोज 2 चेयर्स। अब बात कितनों की हो गई, 2 कुर्सियों की। हमने क्या लगाया, एनी, लेकिन इधर आता है दो के लिए, दो से ज्यादा के लिए एनी, तो यहां पर आना था ईदर को, क्योंकि ईदर का मतलब है दो में से कोई भी एक, दो में से कोई भी एक। अब दो में से कोई भी एक की बात होगी तो ईदर आएगा, तो यहाँ ईदर हमने लिखना। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नीदर ऑफ दीज 5। अब देखो नीदर कब आता है, जब दो में से एक भी नहीं, और यहाँ बात हो गई 5 की, तो नीदर यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो दो से ज्यादा में से अगर आपको एक भी नहीं निकाला, 5 तो दो से ज्यादा, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, नेगेटिवली नन आना चाहिए था। आप सोचे सर एनी में भी तो आपने दो से ज्यादा बताया, तो भाई एनी है पॉजिटिव और नन है नेगेटिव। जब एक भी नहीं निकालना हो और दो से ज्यादा हो तो नन, एक निकालना हो कोई एक और दो से ज्यादा हो तो फिर एनी, ये इनमें फर्क है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नन ऑफ दीज 2 बॉयज। अब देखो बच्चे कितने हैं, 2, नन आता है दो से ज्यादा में से एक भी नहीं के लिए, तो इसका मतलब नन यहाँ गलत है। अब दो में से कौन आता है, नेगेटिव नन की तरह नीदर, तो यार नीदर आएगा। दे ऑल लव ईच अदर। अब दे ऑल लव ईच अदर का मतलब दे ज्यादा, ईच अदर आता है दो के लिए, और दो से ज्यादा के लिए आता है वन अनदर, वन अनदर, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ये, हमने सीखा था वन अनदर। और अगर आपको ये भी याद नहीं है तो इसका मतलब आपने वीडियोस नहीं देखी है प्रोनाउन वाली, तब तक आपको क्लियर नहीं होगा, चाहे यहां मैं अब कितना भी बता लूं, कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट ही होता है। द 2 women स्ट्रक वन अनदर। अब 2 की बात होती है तो मैंने बताया
ईच अदर आता है, 2 से ज्यादा वन अदर। यहाँ 2 वुमेन की बात हो रही तो यहाँ पर आना था ईच अदर। अगर आपने वो वीडियो देखी होती तो 1 सेकंड भी नहीं लगता, आप फटाक से आंसर दे देते। नहीं आंसर आ रहा है, अभी भी समझ नहीं आया, तो इसका मतलब आप सही तरीके से सीखना नहीं चाह रहे। आप चाहते हो कि मेहनत भी ना करनी पड़े और भाई आपका सिलेक्शन भी हो जाए। कहावतें तो बहुत अच्छी हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी लोग करते हैं कि लाठी भी ना टूटे सांप भी मर जाए। भाई वो हो सकता है, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी टूटने से बच जाएगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कहीं पे कि आपने लाठी चलाई ही नहीं। हाँ, लाठी टूटी नहीं, ये बात समझ आती है, सांप मर गया लेकिन लाठी का काम जरूर लिया गया था, लाठी से उसे यूज किया गया था, बस उसे टूटने से बचा लिया गया और सांप भी मर गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना सीखे ही सब कुछ कर दोगे। हाँ, ये हो सकता है कि आप जल्दी सीख पाओ क्योंकि तरीके अच्छे होंगे, तो आप जल्दी सीख पाओगे, लेकिन बगैर कुछ सीखे आप सब कुछ कर दोगे, ये पॉसिबल नहीं है। ये झूठ होगा अगर कोई कहे कि भाई आप हमसे सीखिए और सीखिए चाहे मत सीखिए और 1 ही सेकंड में आपको आंसर मिल जाएगा। वो सिर्फ उन चुनिंदा प्रश्नों में तो आपको बेवकूफ बना देंगे, लेकिन अगर आपने रैंडमली कोई क्वेश्चन पूछ लिया आंसर नहीं आ पाएगा। दे हर्ट देयर सेल्फ, तो कोई शब्द ही नहीं होता, तो यहां पर क्या आएगा, देम सेल्व्स, और ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन से रिफ्लेक्सिव सर, वीडियोस में दिए गए हैं। दे देम सेल्फ, अब देखो देम सेल्फ नहीं होता, देम, अभी अभी मैंने ऊपर लिखा देम सेल्व्स, दे देम सेल्व्स, देम सेल्व्स। अब आते हैं आई वॉज सिटिंग बाय माइन सेल्फ नहीं होता, क्या होता है, माई सेल्फ, माइन सेल्फ नहीं होता, माई सेल्फ। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो क्वेश्चन आपका सही भी करा सकती हैं और गलत भी करा सकती हैं। देखिएगा, वी एक्सर्टेड आवर सेल्फ, अब देखो आवर सेल्व्स, यहां पर क्या होना है, SELVES, आर सेल्व्स, और ये है आर सेल्फ जो कि होता नहीं। मोहन हैज हर्ट हिमसेल्फ, तो क्या होगा मोहन के लिए, हिम सेल्फ। ये तो सर समझ नहीं आ रहा भाई, वीडियो देखोगे, सिंगुलर के लिए SELF और प्लूरल्स के लिए SELVES लगाया जाता है, बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। आई क्या होना चाहिए, माई सेल्फ, ये फर्क है। आगे बढ़ते हैं, सोनिका पॉइजन हर सेल्फ, तो भाई हर सेल्फ होगा, हर सेल्फ। द चाइल्ड क्राइड हिमसेल्फ, द चाइल्ड क्राइड, चाइल्ड का हमें नहीं पता कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, तो क्या लिखेंगे, बच्चा अपने आप रोया, किसी ने उसको कुछ भी नहीं कहा, इट्स सेल्फ। वन मस्ट नॉट प्रेज, अब वन से आया है तो वन सेल्फ बनेगा, ना कि हिमसेल्फ या हर सेल्फ, वन सेल्फ। तो ये सारे चेंजेस ऐसे होने हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ईच मस्ट डू इट्स बेस्ट, अब ईच का मतलब होता हमेशा, देखिएगा ईच का मतलब जो हमेशा होता है वो होता है ही के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हिज। द इन्फेंट, इन्फेंट मतलब हमें नहीं पता, वी डोंट नो वेदर इट इज बेबी बॉय और बेबी गर्ल, तो नहीं पता, तो यहां पर क्या लिखेंगे, इटसेल्फ। यू नो माई सेल्फ, अब यू नो माई सेल्फ थोड़ी होगा, यू नो मी होगा, आप मुझे जानते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब क्वेश्चन आता है तो आपका 1.25 खा के जाएंगी, 1 नंबर का क्वेश्चन गलत हुआ और 2.5, या फिर अगर कहीं ज्यादा हुई तो नेगेटिव मार्किंग भी, तो आपके जो सही जवाब होंगे उनमें से भी हिस्सा लेके जाएंगे, हिस्सेदारी बना के जाएंगे, तो ध्यान रखने लायक चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, दे एंजॉयड इन द पार्टी, अभी अभी मैंने आपको बताया दे एंजॉयड देमसेल्व्स, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया था, एंजॉय के बाद देमसेल्फ, यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सेल्फ वाला आता, आई होता आई एंजॉयड माई सेल्फ, शी एंजॉयड हर सेल्फ, दे एंजॉयड देमसेल्फ, वी एंजॉयड आवर सेल्फ, यू एंजॉयड योर सेल्फ। ही प्रेजेंटेड इन द क्लास, अब ही प्रेजेंटेड इन द क्लास, उसने प्रस्तुत किया, किसको प्रस्तुत किया, हिमसेल्फ, खुद को, ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ इन द क्लास। फिर है अलिक बाबू शेव्स हिमसेल्फ, अलिक बाबू शेव्स
इसमें कोई जरूरत नहीं है। अलिक बाबू अपनी शेव बनाते हैं। अरे अलिक बाबू कोई प्रोफेशनल हजाम तो है नहीं, तो हर कोई शेव बनाता है। तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि मैं खुद से नहाता हूं। भाई मैं नहाता हूं इतना ही काफी है, खुद से अंडरस्टूड हो गया। अलिक बाबू शेव्स ऑन संडेज, तो इसमें कोई जरूरत नहीं थी। मतलब ऐसे नहीं रट लेना है कि सभी में सेल्स ही सेल्स आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द गेट ओपनड इटसेल्फ, गेट अपने आप खुल गया, तो ठीक है भाई। हिमसेल्फ इज, अब हिमसेल्फ गलत है। ही इज मिस्टर डी के मिश्रा। हरसेल्फ इज, ये सब्जेक्ट नहीं बनते हैं कभी भी। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर पांडे एंड माइसेल्फ, भाई सब्जेक्ट भी नहीं बनते, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, ये सब्जेक्ट नहीं बन सकते। तो क्या आएगा? मिस्टर पांडे एंड आई वर प्रेजेंट देयर। ही हैज सोल्ड हिमसेल्फ अ कार, उसने अपने आप को एक कार बेच दी, खुद को नहीं हो सकता ना। ही हैज सोल्ड हिमसेल्फ, ये तो कोई बहुत ज्यादा हरफन वाला खिलाड़ी करेगा इस कार्य, खुद को ही बेच देगा। ये तो पर्सनैलिटी, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाएगा। ही हैज सोल्ड हिज कार होगा, ठीक है, हिज कार। योर फादर मस्ट लुक आफ्टर हिम, आपके पिता को अपना ध्यान जरूर रखना चाहिए, जरूर रखना होगा। तो मस्ट लुक आफ्टर हिमसेल्फ, आपके पिता को अपना ख्याल, हिमसेल्फ खुद का ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। द हर्मिट ऑफन टॉक्ड टू हिम, अब देखिए खुद समझिए। हर्मिट का मतलब होता है घुमक्कड़ इंसान। हर्मिट मतलब जो इधर उधर घूमता रहता। ऑफन टॉक टू हिम, इस सेंटेंस का मीनिंग आप निकाल लीजिए फटाफट से, आपको पता लग जाएगा। तो जो घुमक्कड़ आदमी है, घूमता रहता है, चरवाहा है, किससे बात कर रहा? कोई और तो है नहीं वहां, तो वो सोलिलोक्वी एक वर्ड है इंग्लिश में, यानी खुद से, स्ववार्ता, अपने आप से बातचीत कर रहा है। द चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूटेड द ब्लैंकेट्स अमंग देमसेल्फ, अमंग, चीफ मिनिस्टर खुद में थोड़ी बांटेंगे ब्लैंकेट, किसी और को, गरीबों को बांटेंगे, जरूरतमंदों को बांटेंगे। अमंग देम होगा, देमसेल्फ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं जी। नीलू डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ एंड माई सेल्फ, देखो नीलू कोई बच्चा है, वो अपने माता पिता पर डिपेंड करता है, तो हम कहेंगे नीलू डिपेंड्स ऑन यू एंड मी, ना कि माई सेल्फ और योर सेल्फ। एवरीवन शुड प्रोटेक्ट, अब एवरीवन है, वन नहीं है। एवरीवन, एवरीवन की वैल्यू ही के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? हिमसेल्फ। अब आता है एवरीवन कांट बी, अब एवरीवन है तो इसकी वैल्यू ही होती है, ही के हिसाब से। एवरीवन कांट बी ऑनेस्ट, कैन, अब ये जो बनाया है ये हिस्सा, इसको कहते हैं हम क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में एवरीवन की वैल्यू वैसे तो ही होती है, लेकिन क्वेश्चन टैग में हम करेंगे भी चैप्टर में, एवरीवन की वैल्यू या एवरीबडी की वैल्यू, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, इनकी वैल्यू दे होती है, तो यहां दे आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, एवरीथिंग हैज, अब एवरीथिंग का मतलब है वस्तु, वस्तु बोले तो इट का मतलब यहां पर आ जाएगा इट्स। एवरीथिंग हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस, हर चीज की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, महत्व है। वन शुड डू, अब वन अकेला है तो ही नहीं है, एवरी वन, समवन, समबडी तो ही होता। वन शुड डू one's duty, one should do, I should do my duty, you should do your duty, they should do their duty, he should do his, she should do her duty, और one should do one's duty। one should help वन सेल्फ होगा, जब वन के हिसाब से वंस आया तो सेल्फ में भी वन ही लगेगा, वन सेल्फ, वन सेल्फ। तो ये यहां तक जो प्रश्न हमने करे हैं, ये प्रोनाउन का चैप्टर पूरा हो जाता है आपका। हमने कंटेंट पूरा किया, हमने क्वेश्चंस पूरे किए, हमने मोस्ट प्रोबेबल और जितने आए हुए सारे पीवाईक्यूज किए। उसके बाद कुछ ऐसे बेसिक सेंटेंस किए जो बहुत जरूरी है हमें कॉन्सेप्ट समझने। और इसका कंटेंट आप अगर देखेंगे और एक बार और अटेम्प्ट करेंगे, सारे क्वेश्चन आप 100% कर पाएंगे, टफ वाले भी, इजी वाले तो हो ही जाएंगे सर। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जितना हो सके वीडियोज को रिपीट करें, चीजों को समझें। अगर कोई पर्टिकुलर डाउट आ रहा तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।